पढ़ा था हमने, अजमेर के चौहान वंश को शुरू किया था, कल ही किया था ना। हाँ, तो एक बिजौलिया शिलालेख है, कब का है बताओ? बिजौलिया शिलालेख बताओ जल्दी। वेरी गुड, सारे बोलो, एक दो आवाज कैसे आ रही? 1170। अच्छा बताओ किस किस समय का है, बोलो। 1170 में वासुदेव कहां से आ गया मूर्खों? 550 में था वासुदेव, मतलब 550 साल की बात को आप आगे ला रहे हो। 1170 में कहां से आ गया हो? वासुदेव के बारे में तो ये बताता है, क्या बताता है कि चौहानों के आदि पुरुष कौन है, क्या बनवाया इन्होंने? सांभर। और इस जो बिजौलिया शिलालेख है इसका रचयिता कौन था? सारे बोलो। गुणभद्र। और इसमें क्या बताते हैं? चौहानों को कौन सा ब्राह्मण बताया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पुराने शहर हैं, उनके नाम भी, जैसे नाडौल का नाम क्या मिलता है? विजयावल्ली किसका नाम था? विजौलिया का नाम क्या था? विजयावल्ली। इसके अलावा और भी देखो, ढिल्ली का किसका नाम था? ढिल्ली का, दिल्ली का नाम ढिल्ली का। ये बहुत सारी बातें अपने को पता कहां से चलती हैं? तो चौहानों के बारे में जानकारी प्राप्त होने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्या जवाब दोगे? बिजौलिया से। कब का है? कौन सा राजा? आदि पुरुष किसको बताया? वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। और इसके अलावा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, क्या बोलते हैं चौहानों को? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो चौहानों ने अपने आप को क्या बताया कि हम कौन है? ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के हैं? वत्स। अच्छा, गोहिल भी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। आगे एक आपके लिए हालांकि जानकारी की आवश्यकता है नहीं, आपके ज्यादा पूछेंगे नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी गोहिल जो थे मेवाड़ के, उनमें जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल ने भी आपको अपने आप को क्या कहा था? ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक, तो बप्पा रावल भी क्या थे? ब्राह्मण, ऐसा उन्होंने कहा, अपनी प्रशस्ति में लिखवाया। ठीक, चलो अब फिर इसके बाद हमने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां क्या थी? बीसलदेव कहते थे, और कवि बांधव। देखो, कवि बांधव जो उपाधि थी ना, अगर आप डालना चाहो तो डाल लेना, जयानक भट्ट ने दी थी। एक कवि था जयानक भट्ट, उसने कवि बांधव कहा था विग्रहराज चतुर्थ। जयानक भट्ट ने क्यों कहा था? क्योंकि कवि बांधव किसे कहते हैं? बांधव यानी, हाँ वेरी गुड, शाबाश, विद्वानों का आश्रयदाता। तो भाई भाई बंद होगा एक तरह से कवियों का, तभी तो आश्रय देगा ना उनको। तो भाई कवियों के लिए कैसा है? भाई बंधु जैसा। ठीक है, इसलिए लिख लो जयानक भट्ट ने, ऐसे कोष्टक में डाल देना जयानक भट्ट ने दी थी। ये जो उपाधि थी ना कवि बांधव, अगर डालना चाहो लिख दो जयानक भट्ट ने दी, कोष्टक में डाल दो। हालांकि आपसे तो नहीं पूछेंगे, आप बहुत आगे पढ़ोगे तब पूछेंगे। फिर क्या पढ़ा था? अच्छा, अजय राज के बारे में भी तो पढ़ा था। अजय राज ने कब बसाया था अजमेर, बताओ? 1113 में अजमेर शहर बसाया था, अजमेरू दुर्ग बनाया था। दोनों काम कब हुए? 1100। फिर आना जी, आना जी ने, आना सागर, अर्णोराज कहते हैं उनको, है ना। इन्होंने पुष्कर में मंदिर भी बनवाया था, वराह मंदिर। पुष्कर में वराह मंदिर है, वो भी किसने बनवाया था? अर्णोराज। नहीं पूछेंगे। फिर अजय राज ने सिक्के भी चलवाए थे, हैं? अजय प्रिय द्रह्म, सिक्के का क्या नाम था? अजय प्रिय द्रह्म। चांदी के सिक्के थे। उनकी रानी का नाम था सोमलेखा या सोमल देवी, सोमलवती, और उसका चित्र उन सिक्कों पर था। क्लियर है? फिर हमने PR थर्ड के बारे में बात की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी कि 2 पृथ्वीराज चौहान इससे पहले हो चुके थे।
एक तो इसके दादाजी और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात की। तो तृतीय के बारे में अपन ने बात करी कि भाई 11 साल की आयु में माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में और क्या बने थे, राजा बने, शासक बने थे। और केवल 11 साल के बच्चे की उम्र में थे। माता कर्पूरी देवी ने पढ़ाया लिखाया, सारी शिक्षाएं दी, उनको वीर बहादुर बनाया। आखिरकार बड़े होने के बाद उनका एक प्रधानमंत्री था कदमबास, जिसको कहते थे कैमास। क्या कहते हैं, कैमास, कदमबास, ठीक है। तो उस मुख्यमंत्री बनाया उसको। उस मुख्यमंत्री के जो है मार्गदर्शन में शासन का कार्य बहुत अच्छे से किया, शुरू किया। इसके बाद पहली बार सबसे पहले कहाँ किसको हराया, भांडानक्कू को हराया। फिर उसके बाद एक युद्ध लड़ा महोबा का युद्ध। कब हुआ था, 1182 में हुआ, हाँ 82। और 82 में महोबा के युद्ध में किसको हराया था, परमार्दी देव चंदेल को। परमार्दी देव चंदेल को हराया। और परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, आला और उदल। आला और उदल। तो आला और उदल किसके बारे में मैंने ये भी बताया भाई, आला उदल यहाँ थे महोबा के युद्ध में, है। जैताकूपा कहाँ थे, गिरिसमेल के युद्ध में। जयमल पत्ता कहाँ थे, चित्तौड़ का कौन सा शाखा। इसके अलावा गोरा बादल कहाँ थे, चित्तौड़ के पहले शाखे में। और रणमल रतिपाल कहाँ थे, रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर का जो प्रथम शाखा, जो राजस्थान का भी प्रथम शाखा आज पढ़ेंगे, है ना, उसमें थे वो रणमल रतिपाल। यहां तक की कहानी क्लियर है। आगे लिखिए, तराइन के युद्ध। देखो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन फर्स्ट, तराइन फर्स्ट। तराइन फर्स्ट जो है, एक्चुअली हुआ ये था कि मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम था शाहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या, हाँ। तो शाहिबुद्दीन जो था ना, शिहाबुद्दीन कहते थे, शाहिबुद्दीन कहते थे। ये गौर है, अफगानिस्तान में एक प्रदेश पड़ता है गौर, ठीक है। वो कोई गोरा गोरा नहीं था, केवल उसके जो मूल स्थान था, उसका गांव था, उसका क्षेत्र था, उसका नाम क्या था, गौर। गौर प्रदेश कहते हैं उसको। तो वहां के कारण उसको क्या कहते हैं, गौरी आया वो। अब देखो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब भी आप देखोगे, जब भी आप भारत को देखोगे, तो भारत में आपको एक चीज दिखाई देगी कि अगर किसी को भी भारत में प्रवेश करना है तो उसको कहां से करना पड़ेगा, कहां से करना पड़ेगा, खैबर दर्रे से। देखो ये पूरा बनाऊं क्या, तो बनाना भी नहीं आता है। देखो समझ लो जैसा भी है, ठीक। यहां पे एक दर्रा है जिसको कहते हैं खैबर दर्रा। सारे कलर ऐसे कर रखे। इस दर्रे का नाम क्या है, दर्रा क्या होता है, सकरा रास्ता होता है दो पहाड़ों के बीच। भाई पहाड़ियां ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। इनके बीच अब ये कहां जाए, पहले आदमी इतना चढ़ेगा फिर उतरेगा। लेकिन किसी किसी पहाड़ी में क्या होता है कि स्थिति ऐसी बनती है कि ये यहां है और फिर ये भी इस तरह से, तो ये एक सकड़ा रास्ता बन जाता है, ठीक है, एक रास्ता बन जाता है। इस रास्ते को कहते हैं दर्रा। अब इधर आपको पता है ये हिमालय है पूरा, और हिमालय आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो हिमालय ऐसे आके, भाई ऐसे हिमालय, ये हिमालय है, ये पूरा हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, और फिर हिमालय ऐसे घूम जाता है। इसको कहते हैं रबड़ बैंड, हेयर पिन बैंड। रबड़ बैंड नहीं, हेयर पिन होती है ना, महिलाओं के बालों की क्लिप होती है, वो कैसे घूमती है, ऐसे। नहीं लगाई क्या कभी वो स्प्रिंग वाली, अरे स्प्रिंग वाली जो हेयर पिन नहीं लगा रखा है किसी ने,
नहीं लगा रखा किसी ने। अब वो ऐसे नहीं घूम जाता है, इन्हें लगा रखा है क्या? हाँ ऐसे, हाँ जानते हो ना, अरे वो बैंड ऐसे घूम जाता है, हेयर बैंड ऐसे ही इसको सिलेक्ट्रिकल बैंड कहते हैं। ये बैंड देखो, ये यहाँ से ऐसे घूम जाता है मान, और यहाँ से ऐसे घूम जाता है, तो ये इस तरह हो गया ना हेयर बैंड की तरह, इसको कहते हैं हेयर बैंड। तो हेयर बैंड मोड़ जो है, इस मोड़ के कारण यहाँ भी क्या पर्वत है, तो यहाँ एक सुलेमान, बातें कौन कर रहा है, यहाँ कौन सा पर्वत है, सुलेमान, और यहाँ पर्वत है किरथर। तो ये दोनों पाकिस्तान में है वर्तमान में। तो ये पर्वतों के बीच में एक दर्रा पड़ता है, इस दर्रे को कहते हैं खैबर दर्रा। फिर एक दर्रा यहां पड़ता है जिसको कहते हैं गोलन दर्रा। क्या? गोलन दर्रे से पहले मोहम्मद गोरी आया। सबसे पहले किस दर्रे से आया था? गोलन। गोलन दर्रे से आया, चालुक्य शासक था, उससे उसने युद्ध किया। चालुक्य शासक ने और चालुक्य शासक की मां ने, वो भी छोटा था, उसकी मां ने मोहम्मद गोरी को लिटा लिटा के पीटा, बुरी तरह मारा, हरा दिया। बेचारा मोहम्मद गोरी वापस चला गया, उसे समझ में आ गया कि इससे नहीं जाना है। फिर वो आया खैबर दर्रे से। अब वो खैबर दर्रा किधर है? ऊपर है। और खैबर दर्रे से आने का मतलब किधर हो गया? राजस्थान की तरफ आना। और राजपूत आने पे कौन है उस समय? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की स्थिति ये थी कि उसने आसपास के सब राजाओं को हरा रखा था, सबसे युद्ध कर रखे थे, महोबा के चंदेलों को हरा रखा था, जयचंद घेड़वाल से उसकी बन नहीं रही थी, उसकी बेटी को उठा लाया था। तो किसी भी तरह से उसका किसी भी आस पड़ोस के राजा से अच्छे संबंध नहीं थे, यानी कि युद्ध होने की स्थिति में उसका साथ देने वाले कोई नहीं थे। ऐसी स्थितियों में मोहम्मद गोरी 1191 में आता है खैबर दर्रे से। कौन से दर्रे से आता है? खैबर दर्रे से। और आज भी पाकिस्तान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा। सुना है कि किसी ने? थोड़ा बहुत पढ़ा करो घर पे, कुछ अखबार देख लिया करो कभी कभार, है ना। बिल्कुल ऐसा है तो सूखे कि हमको तो ये भी नहीं पता, हमको तो ही बताते सब, हमको ये भी नहीं पता। अरे थोड़ा बहुत अपने आंख कान खुले रखो, संसार में क्या हो रहा है, अखबार में क्या आता है, देखा करो थोड़ा बहुत, है ना। अब अपनी आदतें डालो। ये जो फोन हाथ में आते ही रील देखने लग जाते हो ना, इसको हटाओ। अब आदत डालो कि फोन हाथ में आए तो कुछ न्यूज चैनल चलाओ, कोई न्यूज में क्या आ रहा है वो देखो। तो खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र है पाकिस्तान, तो वहां से जो भी आक्रमणकारी आता है वो सीधे कहाँ आता है? राजस्थान। और राजस्थान ही पश्चिम से आक्रमणों को रोकने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले किसने रोके थे? गुर्जर प्रतिहारों ने रोके, फिर बप्पा रावल ने रोके। भाई बप्पा रावल, मैंने आपको बताया था कि बप्पा रावल ने 100 बार अरब आक्रमणों को रोका था। बप्पा रावल ने कई जो है अरबों को हराया था, और बप्पा रावल की पत्नियां थी, उनमें से 31 क्या थी? अरबों की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ लो कि खैबर दर्रे से आया, और पृथ्वीराज ने स्थितियां बना रखी, सबसे दुश्मनी ले रखी है। संयोगिता से अभी अभी विवाह हुआ है, नया नया उनका बढ़िया टाइम चल रहा है कि भाई घूमना फिरना सुबह शाम, है ना, शरबतें बना बना के पी के बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे इतने बड़े खतरे से क्या था? बेखबर, लापरवाह था इस तरफ। लेकिन जैसे उसे पता चला कि खैबर दर्रे से मोहम्मद गोरी आया है, उसने अपने सेनापति खांडे राव को भेजा। किसको भेजा? खांडे राव। आपने तलवार के पर्यायवाची पढ़े होंगे, तलवार को खांडा भी कहते हैं, खांडा कहते हैं, खड़क कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं, अस्सी कहते हैं, अस्सी, इतने ही आते हैं मुझे। तो खांडे राव जो सेनापति था, उस खांडे राव ने तराइन ये देखो यहां तक आ गई, और यहां पे तराइन है, और तराइन यहां से अपने सेना गई है, और खांडे राव ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। खांडे राव ने हराया, और गोविंद राज जो दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था उस टाइम पे, भाई तराइन दिल्ली के पास है, तो दिल्ली का सूबेदार था गोविंद राज। सूबेदार जैसे पृथ्वीराज तो क्या है? सम्राट है। और सूबेदार कौन है उसका? जैसे पृथ्वीराज प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद राज। गोविंद राज ने मोहम्मद गोरी को एक तलवार मारी, और ऐसी तलवार मारी कि मोहम्मद गोरी मरता मरता बचा। तो मोहम्मद गोरी ने सोचा यार अपने वापस चलो, तो मोहम्मद गोरी अपनी सेना सहित भाग खड़ा हुआ। अब जो वो भाग रहा था, अपने क्या ऐसे मूर्ख लोग थे
ये लोग कभी भी विदेशी आक्रमणकारी कोई विदेश से आता था तो उसको अगर वो हरा देते थे ना तो बस इतने में ही खुश हो जाते थे। ये नहीं करते थे कि उसका पीछा करें, उसको खत्म करें, उसको समाप्त करें जिससे वो दोबारा नहीं आए। ये क्या करते थे, यार भाग रहा है, अपने तो पता ही, भागते हुए पे वार नहीं करना है, पीठ पर कभी वार नहीं करना है, निहत्थे पे कभी वार नहीं करना है। अगर तलवार नहीं है तो भाई हमसे तलवार ले ले और फिर युद्ध कर। अगर थक गया, हैरान हो गया, पानी वानी पी ले, फिर युद्ध कर ले। बिल्कुल ऐसा होता था। दो सैनिक लड़ रहे हैं, हम अपने युद्ध होते थे आपस में राजाओं के, दो सैनिक लड़ रहे और लड़ते लड़ते एक ने कहा, रे रुक यार, क्या हुआ, थक गया क्या? हाँ थक गया, चल पानी पानी पी ले जाके। वो पानी वानी पी के बढ़िया आराम करके फिर अपनी तलवार उठाता आराम से। उसको पता है कोई वार नहीं करेगा, मैं बैठा हूं, मेरी तलवार दूर रखी है, वो युद्ध चल रहा है लेकिन कोई भी उस पर वार नहीं करेगा, क्योंकि अपने नियम थे, अपने धार्मिक नियम थे, युद्ध में ऐसे वार नहीं करेंगे। जबकि इनके क्या होता था, कोई ऐसे पानी पीने बैठ गया, बैठे बैठे कोई, तो ये स्थितियां थी। तो इसलिए तराइन के फर्स्ट युद्ध में क्या हुआ कि ना कोई पीछा किया, क्या भाग रहे, इसका मतलब अपन तो जीत गए, और भागते हुए तो किसी को ही नहीं मारेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा दुष्ट हो, दुश्मन हो, कुछ भी हो, भागते हुए को नहीं मारेंगे, निहत्थे को नहीं मारेंगे। इस तरह से तराइन का प्रथम युद्ध खत्म हुआ। इधर दोबारा अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा करता है, दोबारा उनको जिम ज्वाइन करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है, थोड़ी ताकत बटोरता है, खुद भी थोड़ा बढ़िया बादाम वादाम खाता है और फिर वापस आ जाता। 1192 में मोहम्मद गोरी आया, फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, यार तू दोबारा आ गया, रुक तुझे इस बार ढंग से इलाज करते हैं तेरा। तो पृथ्वीराज चौहान भी आ गया मैदान में। ऐसी स्थितियों में अब मोहम्मद गोरी ने, यार पहले इसके सेनापतियों ने ही बुरा मारा था, इससे तो मेरा आमने सामने ही नहीं हुआ था, और अब की बार इससे आमने सामना होगा क्योंकि ये खुद गुस्से में है दोबारा, तो निश्चित रूप से हारेंगे अपन। तो मोहम्मद गोरी क्या करता है कि यार कोई तरकीब सोचते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने क्विम उल मुल्क, क्विम उल मुल्क, आप कतई याद मत रखना, भूल जाओ अभी के अभी कि कोई नाम मैंने बोला, एक व्यक्ति को भेजता है किसके पास, पृथ्वीराज चौहान, और उससे कहता है हम तो सुलह करना चाहते, क्या करना चाहते हैं, सुलह, संधि करना चाहते हैं, हमारा कोई युद्ध करने का आपसे इरादा नहीं है और सुलह करना चाहते हैं, और सुलह के लिए यही है कि कुछ आप हमें गिफ्ट दे दो, कुछ हम आपको गिफ्ट देते हैं, मित्र बन जाते हैं, आप हम पे आक्रमण करना, हम आप पे नहीं करेंगे। पृथ्वीराज ने कहा, यार बढ़िया, हमें कौन सा भाई, जो सुलह का प्रस्ताव आता है वो सुलह, हम थोड़ी शांति के विरोध में है। तो इधर उसने सुलह का प्रस्ताव भेजा, इधर जो पृथ्वीराज के सैनिक थे उनने सोचा यार सुलह का प्रस्ताव आ गया, सुलह के लिए संदेश आ गया। तो अगले दिन वो उठे बढ़िया, वो मतलब सैनिक सुबह उठे, आराम से उठे जल्दी, और दिन युद्ध के टाइम पे जल्दी उठते, भाई जल्दी उठो, नहाओ धो, रेडी हो जाओ, तलवार पकड़ो अपनी। जबकि उस दिन अगले दिन कैसे उठे, आराम से उठे, फिर कोई जो है कोल्ड ड्रिंक ले आए, पी रहे हैं, आराम से बैठे हैं, सुबह सुबह चलो यार छुट्टी का सा माहौल हो गया। कोई मैगी बना रहा है, कोई पिज्जा, तो आराम से बैठ के अपने आनंद ले रहे। अचानक गोरी ने हमला कर दिया। अचानक क्या हो गया, अटैक, अचानक अटैक हो गया। अब सैनिक सोच रहे थे यार ये क्या चक्कर है, ये कोई मजाक कर रहे हैं क्या, कल ही तो भेज रहे थे कि सुलह करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, ये हमला कर दिया, हम तो हमले की तैयार ही नहीं है। वो तो अपनी तलवारों से तो जो है बहुत दूर रख के आ गए थे, वो तो अपने नीम की दातुन कर रहा है, कोई मैगी बना के खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, उनके पास सब्जी काटने के चाकू है, वो क्या लड़े। लेकिन हमला हो गया और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का मुंह देखना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान वीरता से लड़ा और वीरता से लड़ते लड़ते आखिरकार वो पकड़ में आ गया उसको। अब देखो दो कहानियां इसके बाद, एक कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान को उसी समय मार दिया गया, दूसरी कहानी है जो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कहते हैं कि पृथ्वीराज को लेकर गए थे गजनी, गजनी जहां वो रहता था, गजनी लेके गए थे, गजनी में ले जाकर और पृथ्वीराज को बांध दिया था, सबसे पहले उसकी आंखें खोल दी, अंधा कर दिया। अंधा करने के बाद
जो है उसको, पृथ्वीराज को मारने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां चंद्रवरदाई जो था उसने कहा कि यार सुल्तान आप एक बात, भाई ये पृथ्वीराज चौहान मर जाएंगे, इनके साथ में एक कला भी चली जाएगी। कौन सी कला भाई? कि इनके पास एक बहुत अच्छी कला है जो इन्होंने अपने पुरखों से सीखी, कि ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। कौन सा बाण चला सकते हैं? शब्द भेदी बाण। या शब्द भेदी, मैं मोहम्मद गौरी ने कहा पहले तो हिंदी में बताओ क्या होता है शब्द भेदी। कि साहब जो आपकी आवाज या किसी भी पक्षी की आवाज या पशु की आवाज जिस तरफ आएगी उस तरफ वो तीर चला। ये बात खूब है, तो हम भी देखना चाहते हैं। मोहम्मद गौरी ने कहा यार मारेंगे तो सही, पहले देख लेते हैं। तो बड़ा सा एक सिंहासन लगाया ऊंचा सा, उस पर तो बैठा मोहम्मद गौरी, फिर आसपास कुर्सियों पे बाकी के लोग बैठे, और पृथ्वीराज चौहान को लाया गया, बांध के बंधन खोले गए, और बंधन खोल के और उसको धनुष्मान पकड़ाए गए। फिर चंद्रवरदाई से कहा भाई दिखाओ करतब, तो मोहम्मद गौरी ने इशारा किया दिखाओ। अब मोहम्मद गौरी ने कहा अपने को बोलना नहीं, शब्द वेदी बाण चलाता है कहीं अपनी तरफ ही चला दे। लेकिन उसको नहीं पता, फिर मोहम्मद गौरी तो नहीं बोला लेकिन चंद्रवरदाई बोला, और उसने एक दोहा बोला। क्या बोला था? 8 बांस 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी कि उसने पूरा वो बता दिया कि 8 बांस है भाई, इतना ऊंचा तो इसका जगह है, सिंहासन है, और 24 गज है, और 8 अंगुल ऊपर है। अंदाजा बता दिया बिल्कुल सटीक। और मत चूके, तो चौहान बिल्कुल नहीं चूका, चौहान ने तीर चलाया और गौरी को ढेर। ये एक कहानी कौन बताते हैं? चंद्रवरदाई के लेखक हैं पृथ्वीराज रासो, लिखी उन्होंने। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन? चंद्रवरदाई। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, अब लिख लो जरा सा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। लिखने में ढिलाई नहीं करनी, बहुत जल्दी लिखना है, नहीं तो मैं फिर है ना नए कोई कहानी सुनाऊंगा ना, मैं सीधे लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा, धीरे लिखेंगे, क्योंकि कोर्स पूरा करना है इसी महीने में। ठीक है, इसलिए लिखने में तो बहुत तेजी लिखनी है। लिखो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, 1191। इसमें लिखो मोहम्मद गौरी की सेना को पृथ्वीराज के सेनापति खांडे राव, पृथ्वीराज के सेनापति कौन थे? खांडे राव ने बुरी तरह पराजित किया। तथा गौरी मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ठीक है, लिख दिया। अगला लिखो तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी ने इस बार छल कपट का सहारा लिया। छल कपट का सहारा लिया एवं पृथ्वीराज को हराकर बंदी बना लिया। अब इसमें लिखो कि एक लेखक है, एक पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर। एक पुस्तक है, क्या नाम है? ताज उल मासिर, और इसका राइटर है हसन निजामी। हसन निजामी।
ताज उल मासिर, राइटर का नाम क्या है? हसन निजामी। ये हसन निजामी कहता है कि भाई हारने के बाद, तराइन का द्वितीय युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के अधीन राजा के तौर पर कुछ समय तक दिल्ली पर राज किया। ये लिखता है, बाकी लोग नहीं लिखते हैं। फिर ये लिखता है हसन निजामी कि भाई दिल्ली के राजा किसको रहने दिया? गोरी ने पृथ्वीराज को, और पृथ्वीराज ने उसके अधीन राजा बनकर कुछ समय तक शासन किया था, ऐसा कहते। ठीक है, लिख डालो। ताज उल मासिर के लेखक ताज उल मासिर के लेखक कौन है? लेखक हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने, फटाफट लिखो रे यार, 9 ही बजने को, जल्दी लिखो। पृथ्वीराज ने कुछ समय तक गौरी के अधीन दिल्ली का शासन संभाला था। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी के अनुसार क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के अधीन दिल्ली का शासन कुछ समय तक संभाला था। लिख लिया ना सबने? कोई ऐसा तो नहीं है अभी रह गया है? लिखो लिख लिया। तो ये है। आप देखो, ज्यादा आपको कारण परिणामों में जाना नहीं है, आपकी मुख्य परीक्षा भी देनी नहीं है, मेंस एग्जाम तो देनी नहीं। आपको कारण क्या थे, परिणाम क्या थे? बस कारण ये थे कि चौहानों के और गजनी के, जो गजनी का था, ये गजनी के शासक थे, इनके बीच में हमेशा क्या चलता रहता था? प्रतिद्वंदिता, युद्ध चलता रहता था। गजनी वाले चाहते थे कि यहाँ अपना शासन हो जाए, और ये चाहते थे कि यार यहाँ पे ये नहीं आने चाहिए। तो दोनों के बीच में साम्राज्यवादी जो है प्रतिस्पर्धा थी, दोनों के बीच में होड़ थी कि किसका राज्य ज्यादा हो। गजनी वाले दिल्ली पे शासन करना चाहते थे, और ये लोग दिल्ली पे किसी को आने नहीं देना चाहते थे। ये इस तरह से महत्वाकांक्षाओं का भी युद्ध था। तो और फिर सबसे ज्यादा सीमा पर कौन है? चौहान उस टाइम पे। तो अगर कोई आक्रमण होगा तो किसको लड़ना पड़ेगा? चौहान। फिर अगला ये लिखे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान। लिखो, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, तो देखो दरबारी विद्वानों में आप सबसे पहले तो एक को जानते हो, बताओ कौन है? चंदवरदाई। और चंदवरदाई की तो पुस्तक भी जानते हो, क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। अच्छा, दूसरा है विश्वरूप, एक है आशाधर, एक है जयानक, और जयानक तो जयानक भट्ट है, जयानक भट्ट। और जयानक भट्ट की भी पुस्तक याद रखना, कौन सी है बताओ? पृथ्वीराज विजय। और इस जयानक भट्ट ने ही विग्रहराज को क्या कहा था? कवि बांधव कहा था ना। तो विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पे भी था ये, है ना, ऐसे ध्यान रखना है। जयानक भट्ट हो गया। इसके अलावा कौन रह गया? बागेश्वर। ठीक है, रहा क्या कोई? 1 2 3 4 5, काफी है। कोई रह गया? नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। तो लिख लो फटाफट, ये दरबारी विद्वान है। और जयानक भट्ट की पुस्तक का नाम भी लिख लेना, क्या है? और पुस्तक को ऐसे बंद कर देते हैं तो ये पता चलता भी ये क्या है, पुस्तक। एक ही लगाते हैं, ठीक है।